हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है गणित प्रकाश क्लास 7 की बुक 2 का चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस, जिसे हम पुरानी बुक के अंदर कॉन्ग्रुएंस भी कहते हैं। बेटा, आज हम इस चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे इसका नाम है ज्योमेट्रिक ट्विंस। इसमें हम क्या सीखेंगे कि दो शेप्स जो हैं वो एक दूसरे के ट्विन या कॉन्ग्रुएंट कब कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स की हम अगर बात करें कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है, वो तब कॉन्ग्रुएंट होंगी जब उनका शेप भी सेम होगी, साइज़ भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन उनकी पोजीशन, उनकी ओरिएंटेशन ये मैटर नहीं करती है कि वो अपसाइड डाउन है, एक फिगर जो है वो लेटर हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, बट उनका अगर शेप और साइज़ बिल्कुल बराबर है, वो एग्जैक्ट रेप्लिका है एक दूसरे का, तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी एक दूसरे की। इसमें बहुत सारे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। सबसे पहले तो सेम शेप बोल रहे हैं। अब सेम शेप की अगर हम बात करें तो अगर आपको यहीं से देखें तो अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया और एक स्क्वायर बनाया तो पहले तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों की शेप ही सेम नहीं है। वन इज़ ट्रायंगल एंड वन इज़ स्क्वायर, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, और दूसरी बात, अगर मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया और ये एक ट्रायंगल बनाया, अब आप बोलोगे मैम शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल्स हैं, बट ये ट्रायंगल इज स्मॉलर देन दिस ट्रायंगल, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपकी शेप सेम होनी चाहिए। अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल, अगर एक स्क्वायर है दूसरा भी स्क्वायर हो, एक सर्कल है दूसरा भी, जो भी शेप में एक्स वाई जेड एनी शेप, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब पहली बात दोनों की शेप सेम होगी और दूसरी बात दोनों का साइज़ सेम होगा। अब बेटा, बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि हमें देखने में लगता है कि सेम साइज़ है, सेम शेप है, बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। इसके कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं, वो कह रहा था ओरिएंटेशन एंड पोजीशन की कोई मैटर नहीं करता। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने बोला ये एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से अप्स एंड डाउन कर दूँ, ठीक है, मैंने इस ट्रायंगल को घुमा के, अब आप देखोगे इसकी टिप अपवर्ड्स थी और अब इसका टिप डाउन है। तो अब मैंने अभी भी, अगर ये दोनों सेम साइज़ के हैं तो इसकी ओरिएंटेशन, इसकी पोजीशन चेंज होने से इनकी कॉन्ग्रुएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। शेप सेम है, साइज सेम है, इट डजेंट मैटर कि उनका जो फेस है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट बैलेंस में है कि नहीं है। उनकी पोजीशन कैसी भी हो, अगर उनका शेप सेम है, साइज सेम है, तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। पहली बात ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बेटा, ये हम गणित प्रकाश से कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसका हम फिगर इट आउट, जो इसकी बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं जो फिगर इट आउट है, वो मैं सब कराऊंगी। पहले मैं आपको ये पूरा कॉन्ग्रुएंस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। तो पहला हमने सीखा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि आपकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, साइज सेम होना चाहिए और उसकी पोजीशन से हमारी कॉन्ग्रुएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स के। टू कॉइन्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन, यानी एक 5 का कॉइन है और दूसरा भी 5 का कॉइन है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर मैं एक 5 का कॉइन लेती हूँ और एक 1 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का या किसी और डिनोमिनेशन का कॉइन लेती हूँ, तो उनकी थिकनेस, उनके साइज़ में फ़र्क आएगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। टू आइडेंटिकल बैंगल्स, दो बैंगल्स एक जैसी। ट्रू ट्राइंगल्स कट यूजिंग सेम टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब आपने एक ही ब्लूप्रिंट से दो ट्राइंगल सेम साइज़ के, सेम शेप के कट किए, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है बेटा। अब सुपर इम्पोजिशन मेथड क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन मेथड होता है जब हम एक फिगर को चेक करने के लिए क्या वो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, उस फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रख के देखते हैं। ठीक है, एक फिगर को दूसरी फिगर पे प्लेस करते हैं और ये देखते हैं क्या वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। इफ़ बोथ फिगर्स ओवरलैप कम्प्लीटली दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों फिगर एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करती है, यानी कोई फिगर बड़ी नहीं है, कोई भी छोटी नहीं है, या उनके शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट। ये कहता है सुपर इम्पोजिशन मेथड, यानी दो कटआउट्स को एक के ऊपर एक प्लेस करके देखना। अगर वो कटआउट्स बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाते हैं, देन द फिगर इज कॉन्ग्रुएंट। अब हम बात करते हैं
सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। बेटा इसमें कॉन्ग्रुएंस जो है बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ, नाम से थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस पता नहीं क्या बड़ा, बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है। सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल, जिसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बिल्कुल मैं बेसिक पॉइंट्स लेके समझा रही हूँ। जो बच्चे वीक हैं, जिनको ये समझने में दिक्कत आती है, मैंने सिर्फ आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे सिंबल की। देखेंगे बेटा इस तरीके का, ये जो आप देख रहे हो बेटा, जैसे इज इक्वल टू के साइन के ऊपर ये आप वेवी लाइन देख रहे हो, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। जब आप कहते हो कि ये दोनों फिगर्स जैसे ट्राइंगल है या सर्कल है या स्क्वायर है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम क्या करते हैं, ये वाला साइन उनके बीच में लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब ये मैंने ये सिंबल लगा दिया। इस सिंबल का मतलब है कि ये मैं कह रही हूँ, ये बता रही हूँ कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अब जैसे यहाँ पर वो ट्राइंगल ABCDEF की बात करता है, तो अब हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ABC और मैंने बोला ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब बेटा ये देखेंगे, पहला मैंने ट्राइंगल में A वर्टेक्स को बोला है, और कॉन्ग्रुएंसी में मैंने जो दूसरे ट्राइंगल का पहला वर्टेक्स लिया है दैट इज़ D, यानी ये वाला वर्टेक्स मेरे दूसरे ट्राइंगल के D के कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर A है वहीं D होना चाहिए। अब दूसरा मेरा वर्टेक्स B था ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल में B की पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे E, तो दूसरे ट्राइंगल में B के कॉरस्पॉन्डेंट ही E होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड कॉरस्पॉन्डेंस। जब मैं कॉन्ग्रुएंसी बताती हूँ, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी लिखती हूँ, तो मेरे जो कॉरस्पॉन्डेंस वर्टेक्स हैं या एंगल्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोला C मेरा लास्ट वर्ड यूज़ किया, लास्ट वर्टेक्स बोला, और यहाँ पर मेरा लास्ट वर्टेक्स है F, तो C और F सेम वर्टेक्स को पॉइंट करने चाहिए, थर्ड वर्टेक्स। तो अब मैंने क्या किया, अपनी कॉरस्पॉन्डेंस को प्रूव किया। अगर मैं यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर मैं E लिख देती तो ये मेरा गलत हो जाता। क्यों, यहाँ पर A के कॉरस्पॉन्डेंस में D लिखा हुआ है, और यहाँ मैं A के कॉरस्पॉन्डेंस में अगर E बनाती हूँ तो दिस इज़ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डिफाइनिंग द कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स और एंगल्स, हमेशा जो एंगल मैं बोल रही हूँ कि ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो एंगल भी उसी पोजीशन पे होना चाहिए जहाँ पर मैं उसकी कॉन्ग्रुएंस को बता रही हूँ। अब वो कहता है हम कॉन्ग्रुएंस किसी भी चीज़ की बता सकते हैं, किसी शेप की और इवन लाइन सेगमेंट की भी। दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, सिंपल, जब उनकी दोनों की लेंथ इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ वेरी इजी, क्योंकि लाइन के अंदर कोई एंगल नहीं है, 180 डिग्री एंगल है, वो किसी भी स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री ही आएगा। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ उसकी लेंथ हमारी इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ a 5 centimeter line is congruent to another 5 centimeter line, which is very correct. अगर मैं बोलूँ 6 centimeter line is congruent to 5 centimeter line, that will be wrong. जो डायमेंशन है लाइन सेगमेंट की लेंथ है, अगर वो इक्वल है तो वो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगी ही होगी। देन मेरा नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर मेजर्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अगर लाइन सेगमेंट में लेंथ की से हम उसकी कॉन्ग्रुएंस बता रहे हैं, तो किसी भी एंगल, अब मैंने एक एंगल बनाया, उसे बोलते हैं 45 डिग्री का। अब मैंने ये एंगल बना लिया, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दूँ तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ये एंगल है ABC, ये मेरी रे है, ये भी रे है, ऐसे ही मैंने लिखा DEF। ठीक है, अब मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल B की, और यहाँ एंगल E की, जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर मैं 60 की जगह इसे 45 डिग्री बना दूँ DEF को, ये D, ये E एंगल, और ये अब 45 डिग्री है। ठीक है,
तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल, अब और कोई एंगल नहीं है, ये एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम मेजर, दोनों 45 डिग्री के हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डेंस भी मैच कर रही है। ये एंगल बी है और ये एंगल ई है। मेरा दोनों रेज जहाँ मीट हो रही हैं उस पॉइंट, उस वर्टेक्स को मैंने ई नाम दिया। मेरी यहाँ पर रे ए और रे सी मीट कर रही हैं वर्टेक्स बी पे, तो दे आर फॉर्मिंग द एंगल ऑफ 45 डिग्री। So this is how I say the congruence of two angles. Now हम बात करते हैं congruence of triangles. This is the most important. यहाँ से आपका real chapter start होता है. Triangles are congruent if corresponding sides are and angles are equal. अब दो triangles जो हैं वो congruent कब होंगे? जब उनकी sides equal हो, ठीक है, या उनके एंगल्स इक्वल है, या कॉम्बिनेशन में। इसके कुछ रूल्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस की बात करूँ तो बेटा 3 तो मेरे साइड्स हो गई और 3 एंगल हो गए, यानी मेरे पास 6 क्राइटेरिया हो गए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। 3 साइड्स या तो सारी साइड्स मैच कर जाए और 3 ही एंगल है, ठीक है। तो मैं 6 वेज में 6 चीज़ें हैं मेरे पास ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। लेकिन क्या मुझे क्वेश्चन ये आता है, क्या मुझे किसी दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए सारी 6 के 6 एलिमेंट्स को, सारे 6 के 6 डायमेंशंस को इक्वल प्रूव करना ज़रूरी है? नो, द आंसर इज़ नो। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि मैं कैसे दो ट्रायंगल्स को 3 एलिमेंट्स को प्रूव करके उनकी 3 कॉरस्पॉन्ड, या तो 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इन बिटवीन एंगल, इस तरीके से जिसे हम साइड कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। अब वो कहता है मैचिंग ऑफ वर्ड। अब ये मैंने कॉरस्पॉन्डेंस आपको समझाया भी है, मैं दोबारा इसको समझाती हूँ। मैचिंग ऑफ वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डेंस, अब मैंने आपको जैसे ट्रायंगल में बना के बताया कि मेरे वर्टेक्स का जो पॉइंट्स हैं वो वही होने चाहिए। जैसे मैंने ए को बोला, ट्रायंगल ए बी सी को बोला ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है वो ए है और यहाँ पर मेरा दूसरे ट्रायंगल में फर्स्ट वर्टेक्स पॉइंट इज़ पी। तो ए और पी कॉरस्पॉन्डेंस में होने चाहिए, बी और क्यू कॉरस्पॉन्डेंस में होने चाहिए, सी और आर कॉरस्पॉन्डेंस में होने चाहिए। मैं ए को क्यू के कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बोल रही, ए फर्स्ट है और दूसरे ट्रायंगल में पी फर्स्ट है, तो ए पी के कॉरस्पॉन्डेंस होगा। सेकंड बी है और दूसरे ट्रायंगल में सेकंड क्यू है, तो बी क्यू के कॉरस्पॉन्डेंस में होगा। और थर्ड सी है और यहाँ पर थर्ड आर है, तो सी और आर कॉरस्पॉन्डेंस में होंगे। अब देखो बेटा, अब हमारे रूल्स आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस रूल, जो मैंने आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बोला। अब मैं अगर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस की बात करूं तो मैं ट्रायंगल के अंदर बेटा मेरे पास 3 तो साइड्स आ गई। एक ट्रायंगल सपोज मेरे पास है ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। अब मेरे पास एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 तो साइड्स हो गई, ठीक है। ए बी मेरे को पी क्यू के या क्यू किसी भी 2 साइड्स के, वो तो कॉरस्पॉन्डेंस हम बाद में बनाएंगे, पहले हम देखेंगे कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला सपोज ए बी पी क्यू के इक्वल होने चाहिए, बी सी क्यू आर के इक्वल होने चाहिए, ए सी पी आर के इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डेंस प्रूफ करने के लिए पहले तो मेरी 3 साइड्स हो गई, ए बी सी और सी ए फर्स्ट ट्रायंगल में, ठीक है। और 3 एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये 6 एलिमेंट्स, ये 6 चीज़ें मुझे कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूव करनी है, लेकिन होनी चाहिए, हो सकती हैं इक्वल, लेकिन ये हमें 6 की 6 प्रूव नहीं करनी होती। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ के बिल्कुल इक्वल है, सारी तीनों की तीनों साइड्स, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर
और ये सपोज से 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ पर भी ये प्रूव कर दूँ कि मेरे को गिवन है या मैंने प्रूव कर दिया कि PQ 4 है, QR 5 है और PR 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे SSS के क्राइटेरिया से मुझे एंगल्स को प्रूव करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 में से मैंने अगर ये 3 चीज़ें तीनों साइड्स इक्वल बता दी, प्रूफ कर दी कि ये तीनों साइड ABC ट्राइंगल की सारी साइड्स PQR की सारी साइड्स के इक्वल हैं, तो मुझे उसके एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब इसकी कॉरस्पॉन्डेंस कैसे होगी? AB is congruent to PQ, BC is congruent to QR and AC, side AC is congruent to side RP, AC है तो PR लिखेंगे, A पहले है तो पहले P आएगा। तो ये मेरी कॉरस्पॉन्डेंस हो गई साइड क्राइटेरिया की। ठीक है बेटा, आई होप आज का इतना। अभी मैं इसके आगे बहुत सारे क्राइटेरिया है। आज के क्राइटेरिया जो फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का बताया, दैट इज़ साइड SSS क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, ये क्राइटेरिया कहता है इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें उसके एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्राइटेरिया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसी चैप्टर को हम आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड फॉर फ्री वर्कशीट्स एंड टेस्ट सीरीज़ जस्ट डाउनलोड माय ऐप पढ़ाई एकेडमी ऐप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसमें एक फीडबैक फॉर्म भी है बेटा। उस फीडबैक फॉर्म को आप भर सकते हो, उसमें आप बता सकते हो आपको ये सेशन पसंद आया, और आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो इफ़ यू वांट एनी अदर चैप्टर पहले मैं जो एक्सप्लेन करूं। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चैप्टर की तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो चैप्टर पहले एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।